गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज हम करने वाले हैं 12 दिसंबर 2023 के इंडियन एक्सप्रेस न्यूज़पेपर के एनालिसिस। और सबसे पहला जो आर्टिकल है वो है 5 जजेस बेंच यूनानिमसली अपहोल्ड आर्टिकल 370 एब्रोगेशन एंड ऑफ जम्मू कश्मीर स्पेशल स्टेटस। क्या बात की जा रही है? बात यहाँ पे हो रही है आर्टिकल 370 की, जिसे हम सब अच्छे तरीके से समझते हैं। आर्टिकल 370 है जहाँ पे इस आर्टिकल ने कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के अंदर जो स्पेशल स्टेटस दिया हुआ था स्टेट ऑफ जम्मू कश्मीर को, तो जम्मू कश्मीर को एक स्पेशल स्टेटस था। देखिए, इस आर्टिकल को समझने से पहले हमें कुछ स्टैटिक के पोर्शन को समझना पड़ेगा, उसी में हम देखते हैं। हमें पता है कॉन्स्टिट्यूशन और फेडरलिज्म के बारे में। सबसे पहले क्या वर्ड आना चाहिए? फेडरलिज्म। फेडरलिज्म क्या होता है? फेडरलिज्म होता है आपका संबंध, आपसी जो रिलेशन है यूनियन और स्टेट का। अब दो तरीके से सरकार बनी होती है आपकी, वैसे तो बहुत तरीके की हो सकती है। अथॉरिटेरियन हो सकती है, स्टेट के साथ कोई संबंध ही नहीं है, सेंटर में सिर्फ पावर है। फिर आपकी ऑटोक्रेट हो सकती हैं, फिर आपकी डेमोक्रेसी हो सकती है। डेमोक्रेसी जो होती है वो होती है दो तरीके से, ज़्यादातर उसके भी अलग अलग भाग हैं, लेकिन सेंटर के और जो स्टेट के रिलेशन हैं वो दो टाइप के होते हैं। पहला जो होता है वो होता है आपका यूनियन ऑफ स्टेट, जो कि इंडिया है, कि स्टेट्स जो हैं वो एक साथ मिली हुई हैं सेंटर के अंदर, उन्होंने कोई अग्रीमेंट नहीं किया है। और दूसरा जो तरीका होता है वो होता है आपका सेकंड टाइप इज़ फेडरेशन ऑफ स्टेट। अब फेडरेशन ऑफ स्टेट क्या बोलता है कि अलग अलग स्टेट आपस में एक साथ बन के एक बड़ी बॉडी बनाती हैं, सेंटर बनाती हैं। इसका एग्जाम्पल अगर आप देना चाहें तो यूनियन ऑफ स्टेट होगा आपका इंडिया एंड फेडरेशन ऑफ स्टेट आपका होगा यूएसए। फेडरेशन ऑफ स्टेट में जो स्टेट्स होती हैं वो अपनी सॉवरेनिटी नहीं देती हैं, यानी कि वो ये नहीं कहती है कि अब हम किसी के अंदर आते हैं। वो कहते हैं कि हम खुद में स्वतंत्र हैं, हमारी कोई सॉवरेनिटी, बिल्कुल हम लोग स्वतंत्र हैं, खुद में हम लोग बिल्कुल सॉवरेन है। लेकिन हम साथ में मिलके एक बड़ा ग्रुप भी बना रही हैं कि एक स्टेट यहाँ पे है जो इंडिविजुअल है, फ्रीडम है, फिर वो किसी एक के साथ मिल जाती है, वो भी फ्री है, फिर वो किसी एक के साथ मिल जाती है, फिर वो मिली हुई है। तो इस तरीके से एक ग्रुप बना हुआ है, लेकिन सब स्टेट आपस में फ्री हैं, उनके अलग अलग संविधान है। जैसे यूएसए की बात की जाए तो फेडरेशन का ये जो मॉडल हमने देखा, इसमें यूएसए के अंदर टोटल 50 स्टेट्स हैं। मोस्टली सभी को ये बात पता होगा, 50 स्टेट्स है, और उनका जो पार्लियामेंट होता है, जो सेनेट होता है, उसके अंदर हर स्टेट से 2 मेंबर जाते हैं। हमारे इंडिया में ये सिस्टम थोड़ा अलग है। हमारे इंडिया में अलग तरीके से काम होता है। जैसे हमारी जो टोटल स्टेट्स है वो हमें पता है 28 है, और उन 28 स्टेट्स में से कुछ यूटीज़ भी हैं हमारे पास, यहाँ पे 8 यूटी भी हैं, और इनके अंदर से पॉपुलेशन के हिसाब से आपकी सीट्स होती हैं। फॉर एग्जांपल सिक्किम की अगर बात की जाए तो हमारे वहाँ पर ओनली 30 स्टेट हाँ आपको दिखेंगे, 30 सीट्स मिलेंगी स्टेट में। और यहीं पर अगर बात की जाए हरियाणा की तो वहाँ पर आपको 90 सीट मिलेंगी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के अंदर। तो ऐसे अलग अलग सीट्स, मतलब ये तो उनकी लेजिस्लेचर की सीट्स हैं। और फिर यहाँ से कितने लोग होंगे जो लोकसभा में जाएंगे वो डिपेंड करेगा। यहाँ से मान लीजिए 5 चले गए, यहाँ से सिर्फ 1 मेंबर आया है, तो ये भी डिपेंड करेगा। ये आपके स्टेट इस तरीके से बांटा हुआ है, लेकिन वहाँ पे सभी के सिर्फ हर स्टेट से 2 मेंबर जाते हैं, क्योंकि फेडरेशन है। किसी एक स्टेट से 2 नहीं लोगे तो उसको बुरा लग सकता है, राइट। लेकिन इंडिया का थोड़ा सा जो अब हम बात करें कि कार्य करने का क्षेत्र है वो थोड़ा बिल्कुल अलग तरीके का है। इंडिया ने क्या बनाया हुआ है कि सभी स्टेट जो हैं वो सॉवरन नहीं होंगी। पहली बात तो कैसे एक्विजिशन, यानी कि जब आप किसी चीज़ को लैंड एक्विजिशन का एक यहाँ पे सरदार पटेल जी को ये दिया जाता है खिताब कि उन्होंने सभी स्टेट्स को यूनियन बनाया और उन्होंने एक साइन करवाया इस चीज़ के ऊपर कि सभी स्टेट्स ने इस चीज़ पे साइन किया कि हम लोग अपनी सॉवरेनिटी इंडिया को दे रहे हैं और हम लोग इंडिया का एक इंटीग्रल भाग बनेंगे। एक भाग है इंडिया के अंदर, भारत का एक भाग है, ठीक है। तो ये जो इंटीग्रल आप फेज बने हुए हो, इसका होने का मतलब है कि आप अलग से स्वतंत्र नहीं हो। अब आप टूटना भी चाहो तो आप टूट नहीं सकते। ज़्यादातर आपका यूएस के लिए एक स्टेटमेंट है, कहावत कही गई है कि यूएस इज़ ए इनडिस्ट्रिक्टेबल यूनियन विद डिस्ट्रिक्टेबल स्टेट, यानी कि उनकी अगर स्टेट टूटना चाहें तो वो जा सकती हैं। लेकिन इंडिया के लिए स्टेटमेंट दूसरी तरीके से, इंडिया इज़ ए इनडिस्ट्रिक्टेबल सेंटर और यूनियन विद इनडिस्ट्रिक्टेबल स्टेट्स एज वेल। तो यहाँ पर इंडिया आपकी स्टेट्स को यहाँ पे तोड़ नहीं सकती
सकता है, नहीं डिस्ट्रक्ट हो सकती हैं, आपकी कोई भी स्टेट अलग नहीं हो सकती है इंडिया से, ये इंडिया के ऊपर लागू होता है। अब जब सरदार पटेल जी यहाँ पे स्पेशल स्टेटस की बात करते हैं, यहाँ पे जब जम्मू कश्मीर को जो स्पेशल स्टेटस मिला हुआ था वो यहाँ पर था आपका आर्टिकल 370, जो कि किसी तरीके से यूएस की स्टेट जितनी उसको पावर दे रहा था। कैसे? यूएसए में 2 सिटीजनशिप होती हैं, एक जो आपको स्टेटस होता है वो आपका होगा मान लीजिए लॉस एंजलिस का, एलए की बात यहाँ पे चल रही है, आप एलए के भी नागरिक हो और आप यूएसए के भी नागरिक हो। लेकिन इंडिया में तो आपने ऐसा कभी नहीं सुना, आपका जब पासपोर्ट बनता है तो आप किस चीज़ के नागरिक होते हो? ओनली यू आर सिटीजन ऑफ इंडिया। लेकिन जम्मू कश्मीर जो है वो एक ऐसी स्टेट थी आर्टिकल 370 के हिसाब से, क्योंकि वहाँ पे वॉर की कंडीशन चल रही थी, उसको कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली वहाँ पे बनाई हुई थी, ना कि लेजिस्लेचर। अब ये कुछ ऐसे वर्ड हैं जो आप लोग अगर स्टेटिक का जो पोर्शन है उसको पढ़ रहे हैं तो उसी के बाद आपको अच्छे से समझ में आएंगे। खैर, तो यहाँ पे इंडिया के ऊपर ये बात थी। अब इंडिया ने इसको जब यूएस की स्टेट की तरह थोड़ी सी पावर दी, थोड़ा सा स्पेशल स्टेटस दिया, तो यहाँ पर जो कश्मीर है उसके पास खुद का संविधान भी बन गया। ठीक है, जो कि किसी भी स्टेट के पास इंडिया में या यूटी के पास खुद का कॉन्स्टिट्यूशन नहीं है। भारत का एक इकलौता संविधान ऐसा है जिसको माना जाता है कि वही, उसी के रूल, उसी के कानून, हर वो चीज़ जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर है वो यहाँ पर लागू होगी आपकी पूरी की पूरी स्टेट्स के ऊपर, उन्हीं के उनके रूल होंगे। लेकिन जम्मू कश्मीर का खुद का अपना जम्मू कश्मीर का एक कॉन्स्टिट्यूशन था। हालांकि वो क्या बातें हम आगे आर्टिकल्स में थोड़ा बहुत बताया भी हुआ उनके बारे में, उस पर हम आगे देख लेंगे। खैर, आई थिंक ये पूरा बैकग्राउंड हो गया, आप लोगों को समझ में आ गया कि जम्मू कश्मीर के पास स्पेशल पावर्स थी, वो अपना खुद का संविधान रखते थे, उनके खुद के कानून थे, उनकी खुद की सिटीजनशिप काइंड ऑफ थी, उनके लैंड को कोई बाहर से जाके नहीं खरीद सकता था, मतलब उनके खुद के रूल्स एंड रेगुलेशन थे। चलिए अब हम समझते हैं कि बात क्या है। देखिए बात क्या है, जब यहाँ पे जम्मू कश्मीर के मैटर को लेके एक पिटीशन लगाई गई थी सुप्रीम कोर्ट के अंदर। बोला गया था कि जो पिटीशन है वो ये बता रही थी कि ये प्रोसेस जो हुआ है वो गलत हुआ, जम्मू कश्मीर के साथ जो स्पेशल प्रोसेस है वो गलत हुआ है। क्यों? ये भी हमें स्टेटिक के पोर्शन से समझना पड़ेगा। यहाँ पे जब हम बात करते हैं तो हमें 2 चीज़ों का पता होना चाहिए। पहली चीज़ है फेडरलिज्म, दूसरी चीज़ है यहाँ पे ऑर्डिनेंस। ऑर्डिनेंस क्या होती है? जब कोई प्रेसिडेंट, जब आपका सेशन नहीं चल रहा होता है, हमें पता है कि पार्लियामेंट का सेशन जो होता है वो ज़्यादा से ज़्यादा आपका पहले जो 3 महीने होते हैं उनके लिए चलता है, बजट जो सेशन होता है वो 3 महीने के लिए चलता है, फिर जो आपका मानसून सेशन होता है वो भी आपका 2 से ढाई महीने चलता है, और विंटर सेशन तो आपकी बार 1 ही महीने चल रहा है। तो अप्रॉक्सीमेटली 6 महीने तक ये जो पार्लियामेंट होती है वो सेशंस में होते हैं। कभी कभी ये बढ़ भी जाता है, ज़्यादा समय के लिए रह जाता है, 8 से 9 महीने भी हो सकता है, वो डिपेंड करता है, लेकिन मैक्सिमम इतना, इसकी कोई लिमिट नहीं बताई गई है। अब जब पार्लियामेंट सेशन में नहीं है और उस टाइम पे कोई इंपॉर्टेंट काम आ जाता है, देखिए अब पार्लियामेंट नहीं है, एमपी नहीं है ना, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट नहीं आते हैं, बैठते नहीं है साथ में, बैठ नहीं सकते हैं तो किसी चीज़ पे वोट नहीं कर सकते हैं, कोई बिल नया इंट्रोड्यूस नहीं हो सकता है। लेकिन अब एग्जीक्यूटिव मिनिस्टर प्लस जो मिनिस्टर्स होते हैं आपके, और प्लस जो प्राइम मिनिस्टर होते हैं, ये तो आपकी गवर्नमेंट हो गई, ये तो आपके एग्जीक्यूटिव हो गए, तो सारा टाइम काम करते रहते हैं। अब इनको पास ये पावर होती है कि ये डायरेक्ट प्रेसिडेंट को, ये बीच वाला जो स्टेज है, इसको छोड़ सकते हैं। ये थोड़ा सा लॉजिकल है। देखिए अगर आप इसको रटेंगे तो अलग बात है, वो डिपेंड करता है, लेकिन अगर आप इसको समझेंगे ना लॉजिक के हिसाब से कि ये सब बनाया क्यों गया है, तो आप समझ पाएंगे उस चीज़ को, फिर आपको याद ज़्यादा रहेगा। देखिए पहले कोई बिल, अगर मान लीजिए कोई बिल है, यहाँ पर हमारे पास बिल है जम्मू कश्मीर के स्टेट को लेकर, अब इसको पास करवाना है। पास करवाएंगे तो इस बिल को किस तरीके से जाना चाहिए, या कोई भी नॉर्मल आपका बिल है, जनरल बिल है, उसको पास करवाने के लिए पहले आप ये लोकसभा या राज्यसभा में इसको इंट्रोड्यूस करेंगे। फिर ये जो होंगी, अगर ऑर्डिनरी मेजोरिटी चाहिए, स्पेशल मेजोरिटी चाहिए, उस हिसाब से इनको पास करेंगे। फिर दूसरे भाग में भेजेंगे, लोकसभा में हुआ है तो वो राज्यसभा के पास भेजेंगे, राज्यसभा में हुआ तो लोकसभा के पास भेजेंगे, राइट, दूसरे हाउस में भेजेंगे। फिर ये जो लोकसभा, ये जब इसको पास कर देगा तब बिल जाएगा प्रेसिडेंट के पास। अब अगर प्रेसिडेंट चाहे तो इस बिल को पास कर सकता है, चाहे तो इस बिल को नकार सकता है, चाहे तो इसको वापस भेज सकता है कि इस पर दोबारा कुछ सजेशन दीजिए, दोबारा इस पर सोच विचार करिए। फिर अगर प्रेसिडेंट वापस भेज देता है बिल को, अब की क्या प्रक्रिया होगी, प्रेसिडेंट ने मान लीजिए यहाँ से रिटर्न कर दिया बिल को, अब ये बिल जहाँ इंट्रोड्यूस हुआ था वहीं पे जाएगा, राज्यसभा में जाएगा, वो इसको फिर से पास करेंगे, कुछ अमेंडमेंट जाएंगे तो कर देंगे, नहीं भी चाहेंगे तो ऐसे ही पास कर दो। इसके बाद ये बिल जाएगा फिर से लोकसभा में।
लोकसभा से पास होगा, अब प्रेसिडेंट के पास होगा। अब प्रेसिडेंट इसको रिटर्न नहीं कर सकते, क्योंकि एक बार कर चुके हैं ना, उन्होंने आपकी बातें मानी नहीं मानी, अब आप इसको रिटर्न नहीं कर सकते, अब आपको इसको पास ही करना पड़ेगा। अब तो अपना एसेंट जो है वो देना पड़ेगा, क्योंकि पार्लियामेंट ने 2-2 बार एक बिल को पास करवा लिया। आपको मना करना होता तो आप पहले ही कर देते। ये होता है नॉर्मल प्रोसेस। लेकिन क्योंकि अब हमने समझा कि जो आपका पार्लियामेंट है वो सेशन में ज़्यादा समय के लिए नहीं होती है, या हर टाइम हर 12 के 12 महीने वो सेशन में नहीं है, तो मान लीजिए अब किसी कारणवश यहाँ पे बिल को पास करवाना है। अब ना यहाँ पे लोकसभा में कोई मेंबर बैठ रहा है, ना राज्यसभा में बैठ रहा है, तो दो चीज़ें हैं, क्या है, पीएम मिनिस्टर जो कि बिल को लेके आते हैं, राइट। वैसे प्राइवेट मेंबर भी जो होते हैं एमपी आपका, वो भी यहाँ पे बिल इंट्रोड्यूस कर सकता है, ऐसी कोई बात नहीं है। लेकिन ज़्यादातर काम कौन करेगा, जिसके हाथ में गवर्नमेंट है वही लाएंगे ना बिल को। तो प्लस आपके प्रेसिडेंट, तो ये पार्लियामेंट से हमारे पास लोकसभा और राज्यसभा नहीं है। हमारे जो 543 मेंबर है वो हमारे पास टोटल नहीं है। जस्ट कुछ काउंसिल ऑफ मेंबर के कुछ मान लीजिए 80-90 लोग ये हैं मिनिस्टर्स, और यहाँ पे कैबिनेट या काउंसिल के हम मान सकते हैं, और एक पीएम है, और एक हमारे पार्लियामेंट का जो इंटीग्रल हिस्सा वो प्रेसिडेंट है। अब ये लोग ये कहेंगे कि क्योंकि ये इमरजेंसी की सिचुएशन है, क्योंकि यहाँ पे अभी सेशन नहीं लग रहा है, तो क्यों ना हम बीच का जो पार्ट था ना लोकसभा एंड राज्यसभा वाला, उसको हम बाद में करवा लें। तब तक के लिए, अभी इमरजेंसी के लिए 2-3 महीने के लिए हम इस काम को लागू कर देते हैं, बाद में हम इसको करें। देखिए कॉन्स्टिट्यूएंट जो निर्माता थे, हमारे संविधान के निर्माता, उन्होंने तो इसको इसी सोच विचार के साथ प्रस्तुत किया था कि इमरजेंसी में इसका इस्तेमाल कर दीजिए। और इसीलिए यहाँ पे बाद में आके ये रोल आ जाता है कि प्रेसिडेंट, ये मिनिस्टर्स उनको डायरेक्टली कोई बिल देंगे, प्रेसिडेंट उसको ठीक मानेंगे, उसको ऑप्शन करेंगे, और उसके बाद वो एक बिल की तरह काम या एक्ट की तरह काम करने लग जाएगा, जो भी ऑर्डिनेंस दी जाएगी। अब इसकी और इसकी शक्तियाँ बराबर होनी चाहिए। प्रेसिडेंट के पास जो बिल आ रहा है वो जैसा लोकसभा और राज्यसभा के पास, पार्लियामेंट के पास जितनी पावर उतना ही होना चाहिए। ऐसा नहीं हो कि जुडिशरी की पावर भी उन्होंने अपने हाथ में ले ली। अब यहाँ पे ये केस था सिर्फ 1994 तक का, उससे पहले तक प्रेसिडेंट कुछ भी करे उसको जुडिशियल रिव्यू नहीं हो सकता, कोई देख नहीं सकता। 1994 के बाद इसमें जुडिशियल रिव्यू को भी ऐड कर दिया गया कि जुडिशरी चाहे तो देख सकते हैं कि ऑर्डिनेंस कैसे बनी है। इस पर हम बाद में बात करेंगे। अब हमें समझ में आ गया कि ऑर्डिनेंस क्या है, अब हमें समझ में आ गया कि इसके पीछे का लॉजिक क्या था। अब हम चलते सेंटर पे, यानी कि जो हमारा न्यूज़पेपर है। न्यूज़पेपर क्या बोला, न्यूज़पेपर बोल रहा है आर्टिकल 370 के बारे में। आर्टिकल 370 जब पास हुआ था तो वो दिन जो था वो था आपका 11 दिसंबर 2019। ठीक है, अगस्त के अंदर इसको लाया गया था, 11 दिसंबर से इसे लागू कर दिया गया, क्योंकि पार्लियामेंट ने इसको पास कर दिया था। 11 दिसंबर से पहले अगस्त की वो बात है जब एक दिन प्रेसिडेंट 5 अगस्त को ये घोषित करते हैं कि आज से ये काम होगा, क्योंकि उस समय पे अगस्त के अंदर हमें पता है कि ना तो विंटर सेशन होगा, विंटर सेशन जो होता है वो आपका नवंबर एंड दिसंबर के अंदर। फिर आपका जो सबसे पहले बजट सेशन होता है वो होता है आपका मार्च से लेके, अब तो अप्रैल होने लगा है, तो अप्रैल से लेके जून तक। और जो मानसून सेशन होगा वो होगा जुलाई एंड जून जुलाई में, 2 महीने। तो ये इस तरीके से हमारा काम करता है। तो उस समय पे कोई भी सेशन नहीं था तो ऑर्डिनेंस लागू कर दी। अब ऑर्डिनेंस लागू होने के बाद भी कुछ रूल्स हैं। ऑर्डिनेंस लागू होने के बाद एक ऑर्डिनेंस मैक्सिमम, अगर कोई हाउस नहीं बना, मान लीजिए लोकसभा डिसोल्व हो गया, राज्यसभा तो कभी खत्म नहीं होती है, वो तो कंटिन्यूइंग चैम्बर है, बार बार चलता रहता है। हाँ, 1/3 1/3 जो राज्यसभा के मेंबर हैं वो हर 2 साल में रिटायर हो जाते हैं, उनकी जगह पर नए लोग आ जाते हैं, नए लोगों का वहाँ पे सम्मेलन कर लिया जाता है। लेकिन जो लोकसभा है वो किसी भी समय डिसोल्व हो सकती है, जब वहाँ पे गवर्नमेंट की मेजोरिटी खत्म हो जाती है उसी समय यहाँ पे लोकसभा को ख़त्म किया जा सकता है। अब मान लीजिए इलेक्शन नहीं हुए तो 6 महीने तक का मैक्सिमम, 6 महीने और आपका जो 6 हफ्ते हैं, ये एक ऐसा मैक्सिमम पीरियड है जब एक ऑर्डिनेंस जिंदा रह सकती है, क्योंकि बस सेशन के, लोकसभा और पार्लियामेंट के मिलते ही उन लोगों को 1 महीने के अंदर अंदर या तो उस ऑर्डिनेंस को पास करना पड़ेगा बिल की तरह, क्योंकि ये काम उन्होंने बाद में छोड़ दिया ना। अगर उन्होंने उसको पास नहीं किया तो ये ऑर्डिनेंस ख़त्म हो जाएगी। अगर ऑर्डिनेंस ने बोला था, प्रेसिडेंट ने बोला था कि गवर्नर ऑफ, जो भी आप लगा लीजिए, अभी जम्मू कश्मीर ही है, कि गवर्नमेंट ऑफ जम्मू कश्मीर ख़त्म हो जाती है आज से,
ये स्टेटस इसका ख़त्म हो गया, अब से कोई गवर्नमेंट नहीं है जम्मू कश्मीर के अंदर, अब दोबारा इलेक्शन कराएंगे, अगर ये बात बोल दी। लेकिन अब अगर ये पार्लियामेंट ने कहा कि हमें इस पर कोई बात नहीं करनी है, छोड़ो, हम या तो पार्लियामेंट चाह के इसको बोल सकते हैं मुद्दा उठाओ, इसको ख़त्म करो, नहीं ये ठीक नहीं है, जम्मू कश्मीर की गवर्नमेंट वापस से आ गई, ठीक है, पार्लियामेंट ने इस तरीके से बहाल कर दिया। पार्लियामेंट इसको रिजेक्ट कर सकता है तो वो दोबारा से ठीक हो जाएंगी चीज़ें जैसी पहले जैसी थी। पार्लियामेंट इसको एक्सेप्ट कर सकता है 1 महीने के अंदर अंदर, तो जो इस ऑर्डिनेंस में था वही मान लिया जाएगा। पार्लियामेंट अगर 2 महीने तक इसको छेड़े ही ना, इस पे बात ही ना करे, तो जो ऑर्डिनेंस में दिया गया था वो चीज़ें ख़त्म हो जाएंगी और गवर्नमेंट पहले की तरह दोबारा से यहाँ पे रिवाइव हो जाएगी। मान लीजिए गवर्नमेंट की बात थी, राइट, तो रिवाइवल हो जाएगा। ये कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस भी हैं बाद में, ताकि ज़्यादा इसका इस्तेमाल ना किया जा सके। अब लॉजिकल आपको प्रोसेस समझ में आया सारा का सारा कि ऑर्डिनेंस की ज़रूरत क्या और उसको दोबारा पार्लियामेंट से पास क्यों करवाना होता है, क्योंकि कोई भी बिल की ये रिकमेंडेशन, ये मैंडेटरी है कि पार्लियामेंट का हर मेंबर उस पर वोटिंग करे। कुछ लोग एब्सटेन भी हो सकते हैं फॉर श्योर, लेकिन ये मैंडेटरी हो जाता है और इसीलिए वो प्रोसेस को बाद में कर लिया जाता है इमरजेंसी सोच के। चलिए अब यहाँ पे क्या बात है, अब पूरा मैटर समझ में आ गया क्या था। अब हम चलते हैं जल्दी जल्दी इस टॉपिक को भी देखेंगे, जल्दी जल्दी, पूरा न्यूज़पेपर आज इसी के ऊपर है, तो जल्दी जल्दी अब इसको हम समझ पाएंगे। तो गवर्नमेंट की तरफ से ये सुप्रीम कोर्ट में केस चला गया था, सुप्रीम कोर्ट को यहाँ पे देखना था कि, क्योंकि 2 चीज़ें देखनी थी। पहली तो क्या ये जो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट किया गया, कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड कर दिया ना, आर्टिकल 370 को ख़त्म कर दिया, क्या ये प्रोसीजर के हिसाब से किया गया है जिस हिसाब से होना चाहिए, क्योंकि हमारा जो प्रोसीजर है उसी के हिसाब से यहाँ पर देखा जा सकता है। क्योंकि जुडिशरी ऐसा नहीं कह सकती ना, ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ इंडिया में इतना ज़्यादा नहीं चलता, हालांकि चलता है कुछ हदों तक, लेकिन हम सिर्फ ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ पे नहीं चलते हैं। ब्रिटेन से ये ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ हमें देखने को मिलता है यूएसए में, कि जहाँ पे आपका जज ये भी बता सकता है कि ये कानून ठीक है या नहीं है, वो मैं देखूंगा, इसके पीछे के इंटेंशन क्या है, आपने ठीक तरीके से बनाया नहीं बनाया वो मायने नहीं रखता। और लॉ एस्टेब्लिश्ड बाय लैंड के हिसाब से वो हमने लिया ब्रिटेन से। तो वहाँ पे ये है कि पार्लियामेंट ने जो भी कानून बना दिया वो कानून सिर्फ प्रोसीजर के हिसाब से बनाया नहीं बनाया, ये आप चेक कर सकते हो। वो कानून चाहे यही क्यों ना हो कि जुडिशरी आज से ख़त्म, क्या उन्होंने प्रोसीजर के हिसाब से बनाया है, क्या उन्होंने जो लिखा गया है, या अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन है आपका ब्रिटेन का, उसमें कुछ लिखा नहीं गया है, तो क्या उन्होंने जो चीज़ें प्रोसीजर था उसी के हिसाब से ये चीज़ की है या नहीं की है, वो सिर्फ इतना देख सकते हैं। अब इंडिया में हमें थोड़ा सा इनका मिक्स्ड फॉर्म मिलती है कि कभी कभी ड्यू प्रोसेस भी यूज़ हो जाता है, कभी कभी ये भी हो जाता है। ज़्यादातर 19 जब तक जुडिशियल एक्टिविटीज़ विटन नहीं आया था इंडिया के अंदर, तब तक ज़्यादातर हम लॉ एस्टैब्लिश बाय लैंड के हिसाब से ही काम करते थे। चलिए अब पार्लियामेंट ने पहले देखना प्रोसीजर ठीक है या नहीं है। दूसरा पार्लियामेंट ने देखना है कि ऑर्डिनेंस के हिसाब से जो कर दिया था वो ठीक तरीके से था या नहीं, या फिर प्रेसिडेंट जब भी ऑर्डिनेंस आती है तो यहाँ पे एक केस हुआ था जो कि केस था SR बोम्माई केस। इस केस में 1994 के अंदर ये बात निकल के आई थी कि अगर प्रेसिडेंट, पहले तो ये नहीं देखा जाता था, अब देखा जाने लगा कि प्रेसिडेंट अगर मेलाफाइड, उनकी इंटेंशन कुछ खराब है या कुछ फ्रॉड करना चाहते हैं, उस हिसाब से अगर उन्होंने कोई ऑर्डिनेंस निकाल ना तो उसको चेक किया जा सकता है, जुडिशियल रिव्यू किया जा सकता है। जुडिशरी उसको चेक कर सकती है कि, हालांकि उनके इस चीज़ को भी चेक नहीं कर सकती है कि उन्होंने जो ऑर्डर दिया वो ठीक है या गलत है, जस्ट वो चेक कर सकते हैं कि मटेरियल के जिसके ऊपर रिलाई किया था, जो सोर्सेज थे जिन्होंने कहा था, क्या मिनिस्टर्स की परमिशन ली गई थी, क्योंकि प्रेसिडेंट कोई भी काम उनके हिसाब से होगा, लेकिन मिनिस्टर्स की एड एंड एडवाइस पे उनको काम करना है, ये काम हुआ था। दूसरी चीज़ यहाँ पे कि जो सोर्स उन्होंने लिए थे वो वहाँ पे कितने ठीक थे, उचित थे या नहीं थे, तो ये 2 चीज़ें यहाँ पे चेक की जा सकती हैं। तो इन 2 हिसाब से पार्लियामेंट को चेक करना था, और दोनों हिसाब से जो सुप्रीम कोर्ट है, नॉट पार्लियामेंट सॉरी, तो जो सुप्रीम कोर्ट है उन्होंने 5 जजेस की यहाँ पे बेंच बनाई, जिसमें खुद हमारे जो चीफ जस्टिस है DY चंद्रचूड़ जी वो भी यहाँ पर थे, और 5 के 5 ने यूनानिमसली, जीरो आप देख रहे हैं कि कोई भी एक इंसान इसके खिलाफ नहीं था, रिजेक्ट नहीं था, अपोजिट नहीं थे, 5 के 5 ने सहमति से, सर्वसहमति से ये बात बोली है कि जो आर्टिकल 370 को हटाया गया है वो ठीक हिसाब से हटाया गया है, वो ठीक था, सब कुछ ऑर्डिनेंस के हिसाब से हटाया, ठीक था, आर्टिकल 370 हट सकता था, ठीक था। अब यहाँ पे 2 चीज़ें होनी चाहिए। देखिए ऑर्डिनेंस हुआ,
बाद में किसी भी सवाल जो उठाते हैं इस चीज़ के खिलाफ, वो आर्टिकल से मैं पहले ही आपको यहीं पे समझा रही हूँ कि जब सवाल उठता है ना, तो हमेशा ये सवाल उठता है कि संविधान के अंदर फेडरलिज्म के ऊपर एक बात बोली गई है। ठीक है, क्या बोला है कि जब भी आप सेंटर के और स्टेट के रिश्तों को कुछ वो करेंगे, क्योंकि सेंटर और स्टेट के रिलेशन कहाँ पे दिए गए हैं, सेंटर और स्टेट के रिलेशन आर्टिकल 1 में दिए गए हैं। 1 के अंदर भी जब आप पार्ट 3 की शेड्यूल जो 7 है आपका, आर्टिकल 1 हमें बताता है ना यूनियन ऑफ स्टेट्स, शेड्यूल 7 जो है कॉन्स्टिट्यूशन का, उसमें 3 लिस्ट दी गई है। स्टेट लिस्ट दी गई है आपकी, यूनियन लिस्ट दी गई, कंकरेंट लिस्ट दी गई है। पार्ट 3 है जो आपका स्टेट लिस्ट का, उसमें भी यहाँ पे स्टेट के अलग अलग कौन कौन से स्टेट इंडिया में उसको बताया गया है। तो जब भी आप इन रिश्तों के ऊपर कोई बदलाव लाने के लिए संविधान के अंदर संशोधन लाते हैं ना, अमेंडमेंट लाते हैं ना, उस समय पे आपको हाफ ऑफ द 50%, जितनी स्टेट है हमारी 28 है, तो उनमें से 14 स्टेट्स का आपको हामी चाहिएगी, उनकी तरफ से आपको वहाँ पे भी बिल भेजना पड़ेगा। अगर वो स्टेट्स यहाँ पे इसको पास कर देती हैं, तब आप इनमें कुछ बदलाव लेके आ सकते हैं। ये भी सवाल था कि यहाँ पे इसके फेडरल कैरेक्टर को चेंज किया गया है, तो वहाँ पे किसी और स्टेट से तो यहाँ पे परमिशन नहीं मांगी है, ऊपर से स्पेशल मेजोरिटी भी चाहिए होगी, राइट। तो ये भी यहाँ पर नहीं किया गया है। तो क्या ये ठीक है, क्या ये गलत है, ये सवाल है। ये स्टेटिक का हमें कुछ इन्फॉर्मेशन पहले से ही हमें पता है कि ऐसा होना चाहिए, संविधान में ये चीज़ें लिखी गई है, कि कहाँ पे लिखी गई ये भी मैं आप लोगों को बता चुकी हूँ। अब सुप्रीम कोर्ट का काम था इसको देखने का। सुप्रीम कोर्ट आगे क्या बोलते हैं वो हम यहाँ पे समझ चुके हैं कि उन्होंने बोला कि सब कुछ ठीक तरीके से किया गया है, क्यों नहीं चाहिए है यहाँ पे स्पेशल मेजोरिटी, क्यों स्टेट्स का नहीं लिया गया, इसके ऊपर भी सुप्रीम कोर्ट ने बोला। सुप्रीम कोर्ट ने बोला है कि देखिए आर्टिकल 370 जो था ना, वो एक टेम्पररी आर्टिकल था, और उसमें साफ साफ यहाँ पे लिखा गया है कि कश्मीर जो है वो आपका एक तरीके से भारत का भाग है, वो कोई सॉवरेनिटी नहीं है, और ये कभी भी ख़त्म हो सकता है। इसके लिए आपको हाफ ऑफ द स्टेट्स के रेटिफिकेशन की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये पहले ही लिख दिया गया है। अगर ये लिखा नहीं होता तो आपको स्टेट्स का फिर वहाँ पे परमिशन लेनी पड़ती, राइट। तो ये इसीलिए से यहाँ पर नहीं लिया गया है। नेक्स्ट आर्टिकल की तरफ हम बढ़ते हैं, जो कि बात कर रहा है सिटीजनशिप एक्ट, नॉट पॉसिबल टू कलेक्ट एक्यूरेट डाटा ऑफ इलीगल माइग्रेंट, गवर्नमेंट टेल्स सुप्रीम कोर्ट। हमें पता है कि एक कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट आया था, जिसको लोग CAA भी बोल देते हैं, और CAA का क्या मतलब है, सिटीजन अमेंडमेंट बिल जो लेके आए गए थे 2021 की ये बात है, और उसके ऊपर लगातार एक रजिस्टर बनाने की बात की जा रही थी, राइट। नेशनल रजिस्टर ऑफ सिटीजनशिप, नेशनल सिटीजनशिप रजिस्टर, NCR तरीके से। तो यहाँ पे ये जो रजिस्टर हो रहा था, इसमें देखा जाना था कि जो बॉर्डर स्टेट्स हैं ना, खासकर असम, अरुणाचल प्रदेश, ये सारे जो बॉर्डर स्टेट्स हैं, इनसे बांग्लादेश से बहुत सारे लोग 1971 के बाद में इंडिया के अंदर एंटर हुए, अभी भी लगातार आ रही हैं। तो कुछ गवर्नमेंट ने सिटीजनशिप के ऊपर बहुत सारे अलग तरीके से हमने बनाया हुआ है। जैसे हमने क्या बनाया हुआ है, हमने लिखा हुआ है कि सिटीजनशिप इंडिया में 6 तरीके से एक्वायर की जा सकती है। पहली क्या होती है, बाय बर्थ, बर्थ से यानी आपका जन्म हुआ है तो आप इंडिया के नागरिक माने जाएंगे। दूसरी जो होगी वो होगी डिसेंट से, कि अगर आपका कोई माँ बाप या दादा दादी इंडिया के सिटीजनशिप रह चुके हैं तो उनसे भी आप हो जाओगे। थर्ड होगी रजिस्ट्रेशन से, कि आप इंडिया में आके 7 साल तक इंडिया के अंदर रह रहे हो और उसके बाद आप पिछले 7 साल के बाद रजिस्ट्रेशन देते हो, तभी भी आप इंडिया के नागरिक बन सकते हो अगर आपने पहले किसी और कंट्री की नागरिकता छोड़ दी गई है। फोर्थ होती है आपकी इंटीग्रेशन से, कि कोई भी मान लीजिए कोई एक स्टेट थी जो इंडिया के भाग में नहीं थी और उस पूरी स्टेट को ही भारत ने अपना हिस्सा बना लिया है, किसी एक पार्ट को, किसी लैंड को, तो वहाँ के जो नागरिक हैं वो भी इंडिया के नागरिक माने जाएंगे। फिफ्थ होती है आपकी नेचुरलाइजेशन। नेचुरलाइजेशन क्या होगा कि नेचुरली आप भारत के सिटीजन बन जाएंगे। मान लीजिए आप 15-20 सालों से रह रहे हैं, आपने कोई ऐसा काम नहीं किया, आपने सारी ये जो रिक्वायरमेंट्स थी ये सब पूरी की हैं, तो उसके बाद आप नेचुरली ही इंडिया के सिटीजन बन गए। और जो 7th जो होता है वो होता है आपका टर्मिनेशन, कि आपकी सिटीजनशिप ख़त्म भी हो सकती है, टर्मिनेट भी हो सकती है, राइट। और नेचुरलाइजेशन के बाद में तो इन 5 तरीकों से बेसिकली दीज आर द 5 थिंग्स, जो 5 टर्मिनेशन भी अलग अलग कारणों से हो सकता है। 3 कारणों से बेसिकली कि आपने कुछ 2 साल के अंदर आप गिरफ्तार हो गए, रजिस्ट्रेशन से आप बने थे लेकिन आपने कोई हीनियस क्राइम कर दिया, या आपने अपनी सिटीजनशिप अपनी मर्जी से छोड़ दी और आप किसी और देश के नागरिक हो गए हैं। तो ये सारे रीजंस हैं, लेकिन अभी हमें थोड़ा सा पता होना चाहिए कि सिटीजनशिप रिक्वायर करने के ये तरीके हैं। अब इनमें भी कुछ कंडीशंस लगा दी गई हैं, जैसे कि अमेंडमेंट हुआ था। सबसे पहले सिटीजनशिप अमेंडमेंट क्या था, सबसे पहले सिटीजनशिप जो मिलती थी वो मिली थी हमें 1950 को,
और इसीलिए इसको सिटीजनशिप एक्ट ऑफ 1950 के नाम से जाना जाता है। फिर इसमें अमेंडमेंट होता है सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 1972 का, राइट, क्योंकि 1971 में बांग्लादेश अलग हो जाता है तो वहाँ से बहुत लोग आते हैं, तो उसके बाद में भी कुछ लाइन्स यहाँ पे लिखी जाती हैं। जैसे एक लाइन क्या थी कि जो भी लोग यहाँ पर मार्च 25/1971 से पहले आए हुए हैं इंडिया के अंदर, वो सिटीजन है इंडिया के। लेकिन जो इसके बाद आते हैं ना, वो सिटीजन इंडिया के नहीं माने जाएंगे। ये कहाँ से आए हुए हैं? बांग्लादेश से आए हुए हैं, म्यांमार से आए हुए हैं, खासकर बांग्लादेश से। तो ये जो वहाँ पे आए हुए हैं, तब तो वो ईस्ट पाकिस्तान के नाम से जाना जाता था, लेकिन अब वो बांग्लादेश हो गया है। तो इनको यहाँ पे पहले जो आए थे वो भारत के नागरिक हैं, लेकिन इसके बाद जो आते हैं, युद्ध के बाद जो है, वो भारत के नागरिक नहीं माने गए। ये सारी कंडीशंस है उन्हीं के ऊपर कि इलीगल की सिटीजनशिप कह रहे हैं कि एक्यूरेट। अब सुप्रीम कोर्ट मांग रहा है कि अभी तक आपके जितने भी आए ना पूरे ऑल ओवर इंडिया में, जो 1970 बाद के बाद इलीगल माइग्रेंट आ गए हैं, उनका हमें डाटा दे दीजिए। गवर्नमेंट से सुप्रीम कोर्ट ने डिमांड की होगी, लेकिन गवर्नमेंट कह रही है कि ये डाटा निकालना एक्यूरेट नहीं है, काफ़ी मुश्किल काम है, ये डाटा अच्छे से निकल नहीं पा रहा है। बहुत सारा डाटा गवर्नमेंट ने प्रोवाइड भी करवाया है, लेकिन फिर भी वो कह रहे हैं कि पूरे ऑल इंडिया के अंदर इसको निकालना, इसको समझना इट्स नॉट ईजी। और यहाँ पे जो यूनियन के होम सेक्रेटरी है ना, अजय भल्ला उनका नाम है, तो वो बताते भी हैं कि लगभग 2017 से लेकर 2022 में 14,346 ऐसे इंजीनियर्स थे जिनको डिपोर्ट कर दिया गया, वापस भेज दिया गया। या तो उनका वीज़ा थोड़ा ज़्यादा था, या फिर उन्होंने ओवर स्टे कर लिया था, या इलीगल एंट्री लेके आए थे। तो ऐसे से बहुत सारे एग्जाम्पल है। 32,381 ऐसे लोग हैं जो कंट्री में जनवरी 1 से लेके 1966 से लेके जो ये वॉर हुआ था, और उससे बाद जो आपका मार्च 25 है, उनके बीच में आए थे। तो अब इनको क्या माना जाएगा? इनको तो फॉरेनर ट्रिब्यूनल के हिसाब से माना जाएगा कि इनमें भी कुछ फॉरेनर्स ऐसे हैं जो इंडिया के अंदर बस गए हैं, और इन्होंने इंडिया के अंदर ना रजिस्ट्रेशन करवाया, ना नेचुरली वो यहाँ के सिटीजन बने, ना उनके माँ बाप इंडिया के अंदर थे। तो ऐसे बहुत सारी हमें देखने को मिला। 20-30 ऐसे कंडीशन सिटीजनशिप एक्ट के अंदर दी गई हैं कि कोई लोग जो पाकिस्तान चले भी गए थे एक समय पे, लेकिन फिर भी वो वापस आ गए। एक डेट से पहले, हम माने 1966 से पहले वो वापस आ गए, उनको वहाँ पे नहीं हुआ, उनको भी भारत की नागरिकता मिल जाती थी क्योंकि उनके माँ बाप होते थे। चलिए, एक छोटा सा हमें थोड़ा सा रिवीजन इसके ऊपर करना था और गवर्नमेंट की तरफ से क्या डाटा है वो देखना था। अब हम पहुंचते हैं एक्सप्लेन पेज के ऊपर। की एस्पेक्ट्स की बात की जाए, आर्टिकल 370 की वर्डिक्ट की बहुत अच्छे से हमने ऊपर समझ लिया सारा मुद्दा क्या है, तो इस आर्टिकल्स को सभी को समझना आसान रहेगा आप लोगों के लिए। तो हम देखते हैं कि पहला सवाल उठा था सॉवरेनिटी की। सॉवरेनिटी की कश्मीर एक सॉवरेन है या नहीं है, कि कश्मीर के पास ये इच्छा थी। तो यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट कहते हैं कि सॉवरेनिटी कश्मीर के पास नहीं है, क्योंकि साफ साफ आर्टिकल 1 में लिखा हुआ है कि कोई भी स्टेट यहाँ पर आकर फेडरेशन नहीं बना रही है कि वो खुद में भी सॉवरेन है। यूएसए वाला काम यहाँ पे नहीं है, यहाँ पे यूनियन है। आप सभी भारत के अंदर हो, आप कभी भी भारत को छोड़ के बाहर नहीं जा सकते, ये सारी है। तो आर्टिकल 1 यहाँ पे सबसे पहले दिखा देता है कि जम्मू कश्मीर सॉवरेन नहीं था, स्वतंत्र नहीं था, भारत से अलग नहीं था, वो भारत का हिस्सा है। पूरा भारत स्वतंत्र है तो जम्मू कश्मीर भी स्वतंत्र है। तो इस तरीके से फिर अगर हम बात करें तो जम्मू एंड कश्मीर के खुद के संविधान का जो सेक्शन 147 है, वो भी ये बात साफ साफ कहता है कि जम्मू एंड कश्मीर आपका यहाँ पे इंडिया का एक भाग है, इंडिया के अंदर वो आता है। और ऐसा कोई भी कानून या ऐसा कोई भी सेशन जो इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन के खिलाफ जाता है, वो ऑटोमेटिकली जम्मू एंड कश्मीर के कॉन्स्टिट्यूशन से भी हट जाना चाहिए, वो लागू ही नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पे सॉवरेनिटी किसकी है? इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की है, भारत के संविधान की यहाँ पे सॉवरेनिटी या स्वतंत्रता को अहमियत दी गई है। फिर यहाँ पे सवाल उठता है कि ठीक है, लीगलिटी क्या थी जो उसको निकाला गया था? तो कहते हैं कि रामनाथ कोविंद जी ने यहाँ पे 5 अगस्त 2019 को, उस समय पे वो हमारे प्रेसिडेंट थे, उन्होंने कॉन्स्टिट्यूशनल ऑर्डिनेंस 272 भी इशू की गई थी, और उसके बाद पार्लियामेंट ने 1 महीने के बाद मिलकर उसको पास भी कर दिया, क्योंकि मानसून सेशन शुरू हो गया था, राइट। तो मानसून सेशन के अंदर भी उसको पास करवा लिया गया था। और नेक्स्ट हम देखते हैं कि एक्शन जो लिया गया था प्रेसिडेंट रूल का, वो ठीक तरीके से लिया गया था या नहीं लिया गया? तो कह रहे हैं कि हाँ, ठीक तरीके से लिया गया था, क्योंकि एक्शन के ऊपर ऐसे कोई भी इशू नहीं आया। हालांकि SR बोमाई के हिसाब से उसको जुडिशली रिव्यू किया जा सकता है, जैसे कि अभी रिव्यू किया गया है। तो वो कह रहे हैं कि ठीक है, नहीं, सोर्सेज बिल्कुल ठीक थे। सुप्रीम कोर्ट का बोलना है कि हमने देख लिया है कि जिस हिसाब से किया गया था वो प्रोसीजर भी ठीक था और इसको गलत नहीं माना जा सकता है।
नेक्स्ट हम देखते हैं व्हाट वाज करण सिंह प्रोक्लेमेशन ऑफ 1949 साइटेड बाय सुप्रीम कोर्ट। तो अपने इस वर्डिक्ट के अंदर सुप्रीम कोर्ट ने ये करण सिंह की प्रोक्लेमेशन को यहाँ पे साइट किया। कौन है करण सिंह? देखिए, सबसे पहले हमें समझना होगा कि जम्मू कश्मीर जो था, जब वो जम्मू कश्मीर यहाँ पर मिलता है इंडिया के साथ 1949 के अंदर, 1949 राइट, तो उस समय पे 25 नवंबर 1949 की ये बात हो रही है। उस समय पे जो आपके राजा थे वो राजा हुआ करते थे हरि सिंह, और जो युवराज थे, इनके जो बेटे थे, जम्मू कश्मीर के राजा हरि सिंह थे, इनके बेटे यहाँ पे थे करण सिंह। तो जिन करण सिंह की अभी हम बात करें, सुप्रीम कोर्ट बात कर रहा है, जो अभी ऑलमोस्ट 95 वर्ष के हो चुके हैं, काफ़ी बड़े हैं, जीवित हैं, वो एक ऐसे इंसान थे जो जम्मू कश्मीर के राजा के बेटे थे, और उन्होंने यहाँ पे प्रोक्लेमेशन दिया था, युवराज वो होने वाले थे, और उन्होंने ये बात मानी थी कि देखिए, मैं इंडिया को भारत के संविधान के अंडर जम्मू कश्मीर को वापस दे देता हूँ। सरदार वल्लभ भाई पटेल जो है हमारे यहाँ पर आते हैं, और वो यहाँ से इसके ऊपर इनका साइन लेते हैं। इसको बोला गया था इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन। सभी स्टेट से इनके साइन लिए गए थे, और सभी स्टेट के जब ये साइन हो गए थे, तो जो नवाब थे या अलग अलग स्टेट्स थे, कुछ ऐसे स्टेट्स थे जिनको बाद में भी इंडिया के अंदर लाया गया, इंट्रोड्यूस किया गया, जैसे गोवा जैसी, पुदुचेरी जैसी हमारी जो यूटीज़ हैं वो बाद में आई है इंडिया के अंदर, लेकिन पहले जो थे इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन से ये यूनियन बन चुकी थी। ऑलराइट, तो इसके ऊपर साइन हुआ था। तो करण सिंह की यहीं पे बात की गई, इन्हीं से पूछा गया कि अपहोल्डिंग की आर्टिकल 370 के ऊपर उनका क्या मानना है। तो यहाँ पे हमने देखा ना कि कैसे जो जजमेंट दिया गया है, वहाँ पे 5 जजेस हैं। जैसे पहले यहाँ पे हम देख पाएंगे DY चंद्रचूड़ जी पहले जज है, दूसरे यहाँ पे जस्टिस संजय खन्ना है, थर्ड यहाँ पे जस्टिस BR गवाई थे, और फोर्थ यहाँ पे जस्टिस S कोल है। S कोल ने इनको साइड किया था कि करण सिंह की वर्डिक्ट को, और फिफ्थ यहाँ पे जस्टिस सूर्यकांत। तो ये जो 5 है, इन्होंने पाँचों के पाँचों ने इसको ठीक बताया। इन्होंने इनको इस प्रोक्लेमेशन को याद करते हुए, हवाला देते हुए, 8 पेज का ये इंस्ट्रूमेंट था, उसके हिसाब से इन्होंने बताया कि मर्जर जो हुआ था उसमें कहीं पर भी ये बात नहीं थी कि जम्मू कश्मीर एक सॉवरन स्टेट रहेगा। टेम्परेरीली उसको कुछ स्पेशल स्टेटस दिया था, उसका कारण था युद्ध हो रहा था उस समय पे, युद्ध की कंडीशंस थी, इसलिए उसको थोड़ा सा स्पेशल स्टेटस दिया था। वो टेम्परेरी था, उसको किसी भी समय संविधान के अकॉर्डिंग खत्म किया जा सकता था। और यहीं पे जब करण सिंह से भी पूछा जा सकता है, हरि सिंह का आप ये फोटो देखेंगे जो कि जम्मू कश्मीर के आपके राजा रह चुके हैं, और ये इनके पुत्र करण सिंह। तो करण सिंह से जब ये सवाल पूछा गया कि ये प्रोक्लेमेशन के बारे में आपका क्या मानना, तो उन्होंने भी इंडियन एक्सप्रेस को यही जवाब दिया है कि देखिए, जब ये साइन हुआ था ना, तो ये प्रोक्लेमेशन जो हुई थी, इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन जो हुआ था, ये सेम था जो अलग स्टेट से किया गया था, बिल्कुल सेम ही पेपर के ऊपर हमारे से भी साइन लिए गए थे। उसमें कोई ऐसी चीज़ नहीं लिखी गई थी कि हमें कोई अलग से स्पेशल स्टेटस मिलेगा, ऐसा कुछ भी वहाँ पर नहीं बताया गया था। तो इस वजह से भी, इसलिए यहाँ पर बोला जाता है कि प्रोक्लेमेशन के अंदर यहाँ पर जम्मू एंड कश्मीर को एक तरीके से माना गया है कि वो उसी का भाग है, भारत का ही भाग है। और जिस तरीके से हर कोई स्टेट, यूपी, पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, ये सारी स्टेट जो इसका भाग बनाती है, कर्नाटका बनते हैं, उसी तरीके से यहाँ पर जम्मू कश्मीर भी सेम टू सेम इंडिया के संविधान के अंदर, इंडिया की यूनियन के अंदर एक स्टेट की भूमिका निभाएगा। तो चलिए, नेक्स्ट हमारा जो है वो है सुप्रीम कोर्ट्स फैसिलिटेटिंग गवर्नमेंट्स न्यू अप्रोच टू कश्मीर एंड लीव्स मेनी क्वेश्चन ओपन। ये लिखा गया प्रताप भानु मेहता द्वारा। सुप्रीम कोर्ट के ऑफकोर्स अब इनके विचार आए, हमने सुप्रीम कोर्ट मुद्दे को देख लिया, गवर्नमेंट की साइड हम लोगों ने देख ली है, सुप्रीम कोर्ट की साइड हमने देख ली है। यहाँ पे कुछ कॉन्स्टिट्यूशनल मेकर्स हैं जो अलग, नोट मेकर्स, कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स इसके बारे में क्या चाहते थे वो भी हम देख चुके हैं। लेकिन अब यहाँ पे कुछ कॉन्स्टिट्यूशन को, संविधान को जानने वाले लोग, विशेषज्ञ हैं, स्पेशलिस्ट हैं, किताबें लिख चुके हैं, उन्हीं में से एक है प्रताप भानु मेहता। और ये जो है इंडियन एक्सप्रेस की, मतलब यहाँ पे आर्टिकल्स लिखते हैं, और इन्होंने कुछ सवाल उठाए हैं। इनका थोड़ा सा अगेंस्ट है सुप्रीम कोर्ट के फैसले के, ना हम अगेंस्ट बोल सकते हैं, जैसे कह रहे हैं कि यहाँ पर जो अलग अलग एब्रीगेशन हुई है उनके ऊपर कुछ और सवाल हो सकते थे। जैसे जस्टिस कोल ने ये बात बोली कि कैसे ट्रूथ एंड रिकॉन्सिलिएशन एक कमीशन बनाया जाएगा। ट्रूथ एंड रिकॉन्सिलिएशन एक कमीशन है, क्या है हम आगे समझेंगे, इसमें दिया भी हुआ है ऑब्वियसली। ये कमीशन के अंदर आपका जो
जो भी मतलब कि घटनाएं घटी हैं, जो भी लोगों को वहाँ पे बुरा लगा, गवर्नमेंट का कुछ इंस्ट्रूमेंट ख़राब हुआ था, तो उन सब पे उनसे बातें की जाएंगी। कमीशन के अंदर ऑलमोस्ट 40 लोग हैं, वो सारे इस मुद्दे पे बातें करेंगे और पास्ट के बारे में देखेंगे कि पहले क्या हुआ, आज क्या हो रहा है। उस चीज़ पे इसका कोई खास ध्यान नहीं होने वाला। पास्ट में जब आर्टिकल 370 हटता है 2019 से लेकर 2023 तक, तब इस मुद्दे पे बातें की जाएंगी। ऑलराइट, तो ये भी बताते हैं कि कैसे यहाँ पर ऑर्डिनेंस को लेके सुप्रीम कोर्ट ने इस तरीके से उन सवालों के ऊपर बात नहीं किया कि कैसे आर्टिकल 3 का जो बाउंड्री चेंज करने का परमिशन दिया था, आइडेंटिटी चेंज करने का परमिशन दिया था, उसके अंदर इतनी खुद में स्टेट के पास पावर नहीं थी, या डाउन ट्रेडिंग एक यूनियन टेरिटरी को वो उससे कम नहीं कर सकते। तो ये सभी चीज़ें हैं, तो कोर्ट ने इसको अवॉइड कर दिया इस इशू को। जो आर्टिकल 3 बताता है कि कोई भी अगर आपको बाउंड्री चेंज करनी है किसी भी स्टेट की, या उनका नाम चेंज करना है, उनकी आइडेंटिटी चेंज करनी है, तो उस समय पे आपको फेडरल नेचर चाहिए होगा। उस समय पे आपको हाफ ऑफ द स्टेट से रेटिफिकेशन की भी ज़रूरत पड़ सकती है अगर आप उनकी, क्योंकि 2 स्टेट्स है ना। अब सिंपल सी बात है, मान लीजिए आपने बाउंड्री चेंज की, अब एक बाउंड्री लगती है उत्तराखंड से, एक लगती है यूपी से। जब आप ये चेंज कर रहे हैं तो 2 स्टेट्स का मुद्दा आ गया। कर कौन सकता है? यूनियन कर सकता है, खुद से तो स्टेट्स नहीं कर सकती ना, ऐसे लड़े तो नहींगी वो, तो यूनियन करेगा। लेकिन यूनियन करेगा तो फिर से फेडरलिज्म के अंदर आ जाता है। कुछ ऐसे भी मुद्दे हैं, जैसे अगर आपको इंटीग्रेशन करना है तो उस समय पे आपको नहीं चाहिए, बाहर से ला रहे, यूनियन अपने हिसाब से इकलौता कर सकता है। और बल्कि जनरल यानी कि जो नॉर्मल आपकी मेजोरिटी होती है बिना स्पेशल मेजोरिटी की, सिर्फ उससे कर सकता है। कोई स्पेशल आपको ये भी नहीं चाहिए कि एक 2/3 ऑफ द मेंबर इस पे हामी भरे, नहीं, आपको बस नॉर्मल जो आपकी मेजोरिटी है उसी के साथ 50% के साथ ही यहाँ पे किया जा सकता है। चलिए नेक्स्ट हम चलते हैं। ऑल दैट कैन बी सेव्ड एट COP28 फोकस मस्ट बी ऑन ग्लोबल स्टॉक रिपोर्ट टू शो द वे फॉरवर्ड। सुमित दास गुप्ता जी इस आर्टिकल को लिखते हैं, जो कि ICRIER के फॉर्मर मेंबर रह चुके हैं, और वो बताते हैं कैसे यूनाइटेड स्टेट्स नेशंस का जो इन्वायरमेंट प्रोग्राम है UNEP, जिसके अंदर हमें पता है कि COP28 होती है, हमेशा से COP जो है वो यहीं पे यूनाइटेड नेशंस ही करवा पा रहे हैं। क्लाइमेट से रिलेटेड है, कॉन्फ्रेंस ऑफ पीपल की ये होती है, स्टार्ट हुई थी 1992 में अर्थ समिट द रियो दी जेनेरियो के बाद से, और उसी समय से ज़्यादा ध्यान दिया गया कि क्लाइमेट जो है वो बहुत ही तेज़ी से बढ़ रहा है। सबसे ज़्यादा फेमस क्या है यहाँ पे? पेरिस क्लाइमेट 2015 में होता है, और बताता है कि हमें अभी इस दशक तक 1.5 डिग्री होने से पहले जो क्लाइमेट चेंज है, जो टेम्परेचर बढ़ने वाला 1.5 डिग्री तक का, उसको रोकना होगा। तो यहाँ पे इनकी खुद की एक रिपोर्ट आ गई है, जो कि है 14th एमिशन गैप रिपोर्ट 2023 की। उसमें बात की गई है कि कैसे जो 2100 तक हम सोच रहे थे कि 1.5 डिग्री तक का टारगेट हमें रोकना, उसको बढ़ने नहीं देना, बट वो तो अभी 2050 भी नहीं हुआ है, आधा भी नहीं हुआ है, वो तो अभी से बढ़ चुका है प्री इंडस्ट्रियल एरिया से बहुत सारे शहरों में। जैसे कि इंडिया के अंदर अगर देखा जाए तो एटलीस्ट साल में 1-2 बार तो वो परमानेंट नहीं हुआ है, तो लेकिन बढ़ता हुआ दिखाई जरूर दिया है। एवरेज टेम्परेचर अर्थ की बात करें तो वो बहुत स्पीड से बढ़ गया है। ग्रीन हाउस गैसेस का अमाउंट बहुत स्पीडली बढ़ा है, इंडस्ट्रीज से ये निकल रही है, मीथेन जैसी गैस है, नाइट्रोजन ऑक्साइड है, अदर सिंथेटिक जो गैस है, कार्बन डाइऑक्साइड, ये सभी ग्रीन हाउसेस गैसेस के अंदर मानी जाती हैं। और उसके बाद अगर हम देखें तो कैसे ये जो इंडस्ट्री, एग्रीकल्चर है, लैंड यूज़ है, ये वेस्ट वगैरह इन सभी से निकलती है। और मेथेन एक ऐसी गैस है जिसमें 28 गुना ज़्यादा पोटेंट है कार्बन डाइऑक्साइड से। जस्ट बात यह है कि कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो ज़्यादा निकलती है, मेथेन जो है वो थोड़ा कम निकलती है, लेकिन वो खतरनाक यहाँ पे 28 गुना ज़्यादा है। क्योंकि कम निकल रही है तो उसका इम्पैक्ट कम देख पा रहे हैं, लेकिन कार्बन डाइऑक्साइड क्योंकि हम ज़्यादा निकाल रहे हैं तो इसीलिए उसी के एमिशन के ऊपर यहाँ पे ज़्यादा बात की जा रही है। लेकिन हमें ये भी समझना होगा कि कार्बन डाइऑक्साइड से निकलने के चक्कर में कहीं मिथेन को, हम इसके प्रोपोनेंट को ना भूल जाए, और उसके ऊपर भी ध्यान रखना चाहिए। बात कर रहे हैं फॉसिल फ्यूल के ऊपर कि कैसे कुछ कंट्रीज़ है जो अभी भी, जैसे ओपेक कंट्रियाँ, फॉसिल फ्यूल का जो बात की जा रही है कि उसको कम करना होगा और उसको फेज आउट करना होगा। इस फेज में आप इतना इस्तेमाल कर सकते हैं, इसमें इतना इस्तेमाल कर रहे हैं, वो उसके खिलाफ है, ज़्यादा उसको परमिशन नहीं दी जा रही है। लेकिन बड़े बड़े देश, खासकर इंडिया खुद में इस चीज़ के साथ खड़ा हुआ है, जस्ट अपनी कुछ टर्म्स एंड कंडीशन लेके। ऐसे ही अमेरिका, ऐसे ही ब्रिटेन, तो ये कह रहे हैं कि हमारे कुछ टर्म्स एंड रूल्स होंगे, जस्ट हमें थोड़ी सी सॉवरेनिटी दीजिए, अदरवाइज ये सभी के लिए अच्छा है तो सही है, प्लेनेट के लिए अच्छा है। तो अपने अपने जो हित है उनको पीछे रख के और सर्वहित के बारे में यहाँ पे सोचा जाता है, सभी के भलाई की यहाँ पे बात की जा रही है।
नेक्स्ट आर्टिकल की बात करते हैं, कॉन्स्टिट्यूशनल इंटीग्रेशन। ये लिखा गया है खुद हमारे प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी के द्वारा, और क्योंकि हम इस मुद्दे को पूरा समझ चुके हैं तो ये यही बात बता रहे हैं कि कैसे जब आर्टिकल 370 और उसके सेक्शन 35A को जब यहाँ पर निकाला गया और सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि ये ठीक था, इसने एक स्पिरिट जो है एक भारत श्रेष्ठ भारत की ये नारा देते हुए नरेंद्र मोदी बोल रहे हैं कि उसको यहाँ पे उजागर कर दिया, उसको और ज़्यादा मजबूत बनाया है। दिसंबर 11 सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने एक हिस्टोरिक जजमेंट दी है यहाँ पे आर्टिकल 370 और 35A के खिलाफ में। सुप्रीम कोर्ट ने बोला है कि कैसे जो डिसीजन लिया गया था 5 अगस्त 2019 को, वो कॉन्स्टिट्यूशनल इंटीग्रेशन के हिसाब से उसने उसको एक तरीके से जोड़ा है, संविधान के स्टेट्स को या संविधान को, देश को जोड़ा है, ना कि उसको तोड़ा है। तो कॉन्स्टिट्यूशन का भी उसने ऊपर बढ़ाया है, कॉन्स्टिट्यूशन की वैल्यूज़ को, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन निर्माताओं ने ये बात लिखी गई थी कि ये टेम्परेरी है, इसको ठीक कर देना, लेकिन क्योंकि बहुत समय से कोई भी सरकार इसको ठीक नहीं कर रही थी तो ये मुद्दा इन्होंने उठाया और इसके बाद इसको ठीक किया। तो ये कॉन्स्टिट्यूशन की वैल्यूज़ को उन्होंने बढ़ाया है, संविधान की ताकत को उन्होंने दिखाया है, ना कि उसको कम किया है। फिर ये एड्रेस करते हैं कि कैसे डॉक्टर श्यामा प्रसाद जो थे वो बहुत अच्छे आपके दोस्त होते थे नेहरू जी के, और उनकी काफ़ी अच्छी पोर्टफोलियो के अंदर मिनिस्टर भी रह चुके थे वो, लेकिन फिर भी वो इस मुद्दे के ऊपर यहाँ से गवर्नमेंट से बाहर निकल जाते हैं, कैबिनेट से बाहर निकल जाते हैं, क्योंकि वो कह रहे थे कश्मीर का जो इशू है उसको ऐसा ना किया जाए और उसको ठीक कर दिया जाए। बहुत टेम्परेरी टाइम जा चुका है, युद्ध खत्म हो चुका है, अब उसको ठीक किया जाए। लेकिन जब उसके ऊपर एक्शन ना लिया गया तो डॉक्टर श्यामा प्रसाद का यहाँ पर एग्जाम्पल देते हैं कि किस तरीके से वो इस मुद्दे के ऊपर बाहर निकल गए थे। जैसे एक और एग्जाम्पल हमारे पास डॉक्टर BR अम्बेडकर का है कि जब हिंदू कोड बिल के ऊपर इश्यूज होने लगे थे तो उस समय पे कैसे डॉक्टर BR अम्बेडकर भी अपनी मिनिस्टर पद को छोड़ के यहाँ पे चले गए थे। और इसी के बात की जाए तो कि कैसे एक जो कार्यकर्ता रहते हुए नरेंद्र मोदी जी बताते हैं कि जब वो प्रधानमंत्री नहीं थे, सिर्फ कार्यकर्ता थे ना, उस समय पे भी अटल बिहारी वाजपेयी जो ये चाहते थे, सपना उन्होंने भी देखा था, तो वो भी इस चीज़ के साथ काफ़ी बड़े हुए थे, काफ़ी मिले हुए थे। और अटल बिहारी वाजपेयी ने ये बात बोली भी थी कि इस कश्मीर के अंदर श्रीनगर जाके उन्होंने पब्लिकली बोला था कि इंसानियत, जमहूरियत एंड कश्मीरियत, ये सभी चीज़ें एक तरीके से होनी चाहिए, ये सभी चीज़ें एक जो संत हैं उनके हिसाब से होनी चाहिए कि कश्मीर के लोग इतने अच्छे, वहाँ पे इतनी प्रॉब्लम्स हो कैसे सकती हैं। तो ये भी एक ग्रेट इंस्पिरेशन का सोर्स नरेंद्र मोदी जी के लिए रहा इस मुद्दे के ऊपर काम करने का। फिर ये कहते हैं कि यहाँ पर अगर बात की जाए तो बहुत 2019 से लेते हुए अभी तक नरेंद्र मोदी की तरफ से बहुत विजिट्स वहाँ पे रही हैं। इसके अलावा 150 रिकॉर्ड की विजिट्स हैं जो वहाँ पर अलग अलग मिनिस्टर्स गए हैं, और अलग अलग इन्होंने एग्जाम्पल देते हैं एक प्लेयर का कि कैसे एक बच्ची जो होती थी वो उन्होंने उनका नाम बताया अफशान आशिक के नाम से, वो वहाँ पे पत्थर फेंकते थे आर्मी के तरफ, लेकिन जब उनको ठीक सुविधाएँ दी गई, जब उनको ठीक तरीके से खेलने का मैदान बनवाए गए, उनको कोचिज़ दिए गए, उनके लिए अलग अलग स्कीम बनाई, स्कूलें बनाए, सभी गांव के सरपंच के साथ यहाँ पे प्रधानमंत्री मीटिंग करते हैं और उनको बताते हैं कि कैसे कभी भी आगे कोई भी स्कूल के अंदर आग नहीं लगाई जानी चाहिए, क्योंकि बच्चे ही हमारा भविष्य है, अगर वो लोग पढ़ ही नहीं पाएंगे तो भविष्य कैसे बन पाएंगे। और जब अफगान जो है, जब हम देखते हैं कि जब अफशान आशिक को यहाँ पे कोच मिलते हैं तो वो किस तरीके से फुटबॉल में इंडिया की टीम के अंदर भाग बन जाती हैं और किस तरीके से इंडिया का नाम यहाँ पे रोशन करती हैं, कि कैसे जम्मू कश्मीर का पूरा नाम रोशन कर रही हैं। तो ये एग्जाम्पल देते हुए प्रधानमंत्री बोलते हैं कि और बच्चे भी इसी तरीके से आगे निकल पाएंगे जब उनको ठीक सुविधा मिलेंगी, जब उनको ठीक स्कीम्स मिलेंगी, और कुछ ऐसा ही अलग अलग स्टेट्स के अंदर भी यहाँ पे दिखाया गया है। गवर्नमेंट की स्कीम्स की बात करें तो यहाँ पे ये कह रहे हैं कि कैसे सैचुरेशन लेवल पे हमने बहुत काम किया है, सभी सेक्शंस को कवर किया गया है, सुभोगा, उज्ज्वला स्कीम्स, ऐसी ऐसी स्कीम्स दी गई है, हेल्थ केयर के अंदर स्कीम दी गई है, वैक्सीन का यहाँ पे काम किया गया है। तो ये सब हुआ है, और सुप्रीम कोर्ट को धन्यवाद कहते हुए कहते हैं कि कैसे सुप्रीम कोर्ट के वर्डिक्ट ने एक भारत श्रेष्ठ भारत की जो स्पिरिट है उसको मजबूत कर दिया है, उसको और ज़्यादा शक्तिशाली बना दिया है, और लोगों के जो सपने हैं कि वो ज़्यादा समय तक प्रिजन्स में ना काट के, जेलों में ना रह के, बल्कि पॉसिबिलिटीज़ की बात करें, फ्यूचर के बारे में सोचे कि वो डेवलपमेंट वहाँ पे हो, विकास हो, डेमोक्रेसी हो, लोकतंत्र दिखाया जाए, डिग्निटी की बात की जा रही है, ये सारी चीज़ें बदल जानी चाहिए डिसअपॉइंटमेंट के से जो वहाँ पे होता था, क्योंकि वहाँ पे स्कीम्स नहीं थी, काम नहीं था, अच्छे तरीके से वहाँ की सरकार काम नहीं कर पा रही थी। तो ये सारी चीज़ें लिखी गई हैं। दूसरा आर्टिकल लिखा है हासिब दराबू की तरफ से, जो कि जम्मू एंड कश्मीर में पहले फाइनेंस मिनिस्टर रहते थे, जम्मू एंड कश्मीर की जो स्टेट
स्टेट थी और अभी भी यहाँ पे मुद्दा यही है कि जम्मू एंड कश्मीर के अंदर इलेक्शन कब होने वाले हैं और वहाँ पे नॉर्मल गवर्नमेंट कब बनेगी, क्योंकि जम्मू एंड कश्मीर को और अलग अलग यूटी में बांट दिया गया है। जम्मू एंड कश्मीर एक यूटी बन गया, लद्दाख दूसरी यूटी बन गया है। तो अब वहाँ पे गवर्नर का रूल चल रहा है एज अ आपका जो अधिकारी के तरीके से अगर देखा जाए, जो कि प्रेसिडेंट के अंदर आता है। तो उस तरीके से वहाँ पे लेफ्टिनेंट गवर्नर के यहाँ पे काम कर रहे हैं, ना कि गवर्नर एज वेल। तो अब वहाँ पे इलेक्शंस की बात हो रही है कि वहाँ पे इलेक्शन कब होंगे। तो यहाँ पे इनका मानना है कि कैसे कोर्ट फेल हो गया है कि उन्होंने जो ओवरवेलमिंग मेजोरिटी है ना कश्मीरीज की आर्टिकल 370 को लेके, वो कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन नहीं था। इनका मानना है कि किस तरीके से जब एकदम से आर्टिकल को हटा दिया गया तो पूरे देश एक साथ हो गया और खुश हो गया, और इस चीज़ से बड़ा खुश हुआ कि स्पेशल स्टेटस यहाँ पे कश्मीर का हट गया है। लेकिन कहीं ना कहीं सुप्रीम कोर्ट ने इस बात पे तो ध्यान दे दिया कि हाँ ये कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर लिखा गया था, लेकिन इस बात पे ध्यान नहीं दिया गया कि क्या वो प्रोसीजर बहुत अच्छे से ठीक था। देखिए ये अब खुद के अपने अपने मानने हो सकते हैं। इनका ये मानना है कि सुप्रीम कोर्ट ने प्रोसीजर के ऊपर ढंग से ध्यान नहीं दिया, शायद वहाँ पे और कमी हो सकती थी, शायद ऑर्डिनेंस ना निकाला जाता, बजट की वो होती है। इनके खुद के विचार हैं और इन्हीं विचारों पे अड़े हुए ये कहते हैं कि कैसे सभी जो 140 करोड़ इंडियंस हैं उन्होंने सुप्रीम कोर्ट की बात पे यहाँ पे भरोसा किया कि पार्लियामेंट ने जो किया वो ठीक तरीके से किया, लेकिन 4 साल से ज़्यादा का समय हो चुका है, अभी तक यहाँ पे गवर्नमेंट बनाने की बातें नहीं की गई। लोग यहाँ पे परेशान हुए हैं, बहुत ज़्यादा हद तक परेशान हुए हैं। और ये भी कह रहे हैं कि किस तरीके से सुप्रीम कोर्ट ने ट्रेडिशनल उनका जो फॉर्मूला था उन्हीं को अपना मान लिया कि हम सिर्फ लिखित लिटरल मीनिंग के ऊपर यहाँ पर जाएंगे। जब खुद सुप्रीम कोर्ट के ऊपर बात आती है तो लिटरल मीनिंग की बात आती है कि वो जो संविधान में लिखा हुआ है उसको लिटरली पढ़ लेते हैं। ऐसा उनके ऊपर इन्होंने यहाँ पे दोष भी लगाया। खैर चलिए अब हम चलते हैं, बल्कि ख़त्म ही हो जाता है। यहाँ पे आज का हमारा न्यूज़पेपर ख़त्म हो गया है। थैंक यू सो मच फॉर बीइंग हियर। पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए और थैंक यू, ऑल द बेस्ट।